जिया एक खुश मिजाज जिंदा दिल लड़की जिसने जिंदगी में अगर कुछ सीखा तो खुश रहना और अपनी वजह से दूसरों की जिंदगियों में भी खुशियां बिखेरना। जिंदगी में उसे किसी भी उतार चढ़ाव से कोई सरोकार ना था। उसे अगर कुछ आता था तो गम में भी मुस्कुराना, आंसुओं को हंसी में बदल देना। जिया अपने भाई जावेद के साथ रहती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो एक दूसरे के लिए परिवार के समान थे। एक दूसरे का साथ उन्हें खुशियां देता था और उनका अपनापन परिवार की कमी को दूर कर देता था। मगर वक्त और हालात कब बदल जाएं, कौन जाने। जिया जैसी लड़की ने अपनी जिंदगी के कुछ महीने अंधेरों में गुजारे। ऐसे अंधेरों में जिसमें उसने अपने भाई के साथ साथ खुद को भी सबसे और अपने आप से दूर कर लिया। एक ऐसी जिंदगी जीना शुरू की जहां उसकी परछाई के अलावा उसका कोई साथी नहीं था। जिया ने अपनी बिजी चल रही जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर एक ऐसी जगह जाने का मन बनाया जहां उसे दुनिया की भाग-दौड़ से अलग थोड़ा सुकून मिल सके। जिया एक मजहबी लड़की थी जिसका खुदा की तरफ बेहद झुकाव था। उसने एक जानी मानी दरगाह पर जाने का मन बनाया और निकल गई। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। इससे बेहतर उसे कुछ भी नहीं लगा। पर वहां जाने के बाद कुछ समय तो अच्छा निकला। एक शांति थी जो उसे सुकून दे रही थी। जिया और मैं दोनों दरगाह पहुंचे और जिया का चेहरा मैंने देखा, वो बहुत खुश थी। उसको वहाँ पर बहुत सुकून मिलता था। हम लोग अक्सर अम्मी पापा के साथ जाते थे, तब भी वो ऐसे ही खुश रहती थी जैसे उस दिन। यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में। ज़ियारत करने के वक्त जिया की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। मैंने सोचा शायद थकान का असर होगा और मैं जल्द से जल्द कोशिश करने लगा कि उसे घर जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। और हम लोग वहां से निकल गए। जब हम लोग घर पहुंचे तो काफ़ी थके हुए थे और मैं और जिया दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। दरगाह से घर पहुंचने के फासले में उसकी जिंदगी जाने किस छोर पर पहुंचकर उलझ चुकी थी। इस दरमियान उसकी जिंदगी की किताब में कुछ ऐसे अनचाहे पन्ने जुड़ गए थे जिसमें उसकी खुद की जिंदगी जाने कितने उलझे सवालों से घिर चुकी थी।
हर पल के साथ सवालों के सैलाब उसकी सांसों को अपने घेरे में जकड़ रहे थे। हर पल जिया खुद को संभालने के बजाय और बिखर रही थी। उसका खुद के लिए और लोगों के लिए मिजाज बहुत बदल रहा था। उसकी अपनी हालत उसे बेहद परेशान कर रही थी। वक्त के गुजरने के साथ उसकी दिक्कतें बढ़ती जा रही थीं। हंसी मजाक के बीच जिंदगी गुजारने वाली जिया अब गुमसुम रहने लगी। घर पहुंचने के बाद जिया को यकीन था कि उसे जो चीजें परेशान कर रही हैं वो अब खत्म हो जाएंगी, पर जिया का ये भरोसा झूठा निकला। उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि वो शांति मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ ही क्षणों की शांति होगी। वो कुछ ही क्षण, वो कुछ ही दिन, कुछ ही सेकंड मेरी ज़िंदगी के आखिरी सुकून के पल थे। इसके बाद ना मेरी ज़िंदगी में सुकून बचा। जब वापस आ रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीठ पीछे कोई है, पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है। लेकिन ये सब बातें क्योंकि पढ़े लिखे होने की वजह से मैंने इन सब बातों पे कभी गौर नहीं किया और कभी ध्यान भी नहीं दिया। सुना बहुत था, बहुत लोगों से सुना था कि चीज़ें होती हैं, पर मैंने इन पे भरोसा कभी नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता था। एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो हम दोनों साथ में ही ऑफिस जाया करते थे। मैंने देखा कि जिया अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं उसके जब कमरे में गया, दरवाज़ा खोला और देखा जिया बेड पर नहीं है और ज़मीन पर लेटी हुई है। मैं देखकर काफ़ी घबरा गया। मैं तुरंत दौड़कर जिया के पास गया और उसे उठाया। बेड पर बैठाला। जिया को खुद नहीं मालूम था कि वो ज़मीन पर कैसे लेटी। उसका पूरा बदन तप रहा था बुखार की वजह से। इतनी तेज़ बुखार है तुम्हें, तुम ऑफिस जाने की बात कर रही हो? नहीं भैया, मुझे बहुत ज़रूरी आप काम लेटिए, है। कोई ज़रूरी काम नहीं है, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा। अरे अपनी सेहत का ख्याल रखो, ऑफिस काम इतने है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ सब। इतनी तेज़ बुखार था, नीचे पड़ी थी तुम। नहीं भैया, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानिए, आपको नहीं जाना है, मैं ऑफिस में बात कर लूँगा बस। जाना है। ये क्या है? क्या मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी कुछ अहमियत है या नहीं? मुझे जाना है भैया। जिया के इस बर्ताव से उसका भाई बेहद सख्ते में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनकी ही जिया है जो हमेशा खुश रहना पसंद करती थी और जिसे औरों को खुश रखने में भी और ज्यादा खुशी मिलती थी। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिया के इस बदले हुए चेहरे के पीछे रहस्य क्या है। जिया की ऐसी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दिन ब दिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जिया तो परेशान थी ही, पर उसका भाई जिया के इस बर्ताव को सहने की ताकत खो रहा था। और खोता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी अपनी बहन गैरों जैसा रवैया अपना रही थी। जिया का बिहेवियर दिन पर दिन बदलता जा रहा था।
वो चिल्लाने लगी थी, मुझ पर चीज़ें फेंकने लगी थी, खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगी थी। और वो ज़्यादातर अपने कमरे में अकेले ही रहना पसंद करती थी। दरवाज़ा बंद कर देती थी, मैं बाहर से खटखटाता था बट वो नहीं खोलती थी। पता नहीं क्यों वो अकेले ही रहना चाहती थी। जिया ने कुछ महीनों बाद सबसे बातें करनी बंद कर दी। अब वो अपने कमरे में खुद को बंद करके रहने लगी। उसे किसी की भी जरा सी दखल अंदाजी पागल कर जाती थी। खुशमिजाज जिया अब चीखने चिल्लाने लगी। उसकी इस हालत पर सबको बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। नमाज दुआएं पढ़ने वाली जिया अब इन चीजों का नाम भी लेने पर भड़क जाती थी। इन चीजों से दूर जाने के 100 बहाने थे उसके पास। जिया ने खाना पीना, खुद का ध्यान रखना सब छोड़ दिया। उसे अगर कुछ चाहिए था तो सिर्फ अंधेरा, अकेलापन और सन्नाटा। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। मैं जिया को लेकर बहुत ही घबराया हुआ था। उसके पास जाना भी मुश्किल हो गया था। मैं उसका अगर इलाज कराता भी तो कैसे कराता। 3-4 दिन हो गए थे जिया अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई थी। मैं उसके कमरे में गया तो देखा कि जिया बेहोश पड़ी हुई है। और मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब चेकअप किया, उसकी रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मैं काफ़ी घबरा गया, क्योंकि जिया के शरीर में खून की बहुत कमी थी। मात्रा इतनी कम थी कि उस पर जिंदा रहना नामुमकिन था। ना ही उस पर दवाइयों का असर हो रहा था और ना ही अपनों के प्यार और विश्वास का। मैं तुम्हारी जिया नहीं। जिया से भी ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वो था उसका भाई जावेद, जिसे जाने क्यों कुछ अंदर ही अंदर खटक रहा था। लोगों ने मुझे जिया के लिए मौलाना की सलाह दी और मुझे उन लोगों की बात भी माननी पड़ी, क्योंकि एक आखिरी वही ऑप्शन बचा था मेरे पास भी। जावेद ने अपनी बहन जिया को इस हालत से बाहर निकालने का मन बना ही लिया और एक दिन ऐसा आया जब मौलाना जिया के सामने मौजूद थे और जो हुआ वो दहला देने वाला था। बहुत कोशिशों के बाद जिया को मौलाना के सामने लाया गया। उसका चीखना चिल्लाना, अजीबोगरीब बर्ताव सबको पागल कर रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी एक यकीन था मौलाना के लिए। मौलाना ने अपनी ताकत और तमाम जानकारी से जो बताया
वो किसी ने नहीं सोचा था और सबके सामने आया जिया की जिंदगी से जुड़ा वो राज जिसने एक खुशमिजाज लड़की को जाने क्या से क्या बना दिया था। मौलाना के अनुसार जिया को एक जिन्न ने अपने वश में कर रखा था और वो जिन्न जिया से प्यार करता है, इसलिए वो किसी को उसके करीब नहीं आने देता था, जिसके कारण वो इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। वो अपनों के बीच रहकर भी परायों की तरह बर्ताव कर रही थी। ऐसी हालत का जिम्मेदार वो काला साया था जिसने जियारत के दौरान जिया की जिंदगी में दस्तक दी और अपनी ताकत से जिया की जिंदगी और ख्वाहिशों को अपने कब्जे में कर लिया। और जो भी हुआ उस पर यकीन तो करना ही था। मैं मेरी बहन को नहीं खोना चाहता था। मौलाना ने बताया कि जिया पर एक जिन का काला साया है जो उसे अपने वश में लेकर उसे परेशान कर रहा है और हम सबसे दूर भी। मासूम जिया तो बिना किसी गुनाह के एक दर्दनाक सजा भुगत रही थी। उसकी इस अंधेरी जिंदगी में एक उम्मीद की लौ जली और उसकी जहन्नुम बनी जिंदगी को एक जरिया मिला। जो आगे हुआ वो इसका सबूत था। मौलाना ने अपनी जानकारी से उस जिन्न को शांत कराया और धीरे धीरे जिया की जिंदगी सामान्य तो होने लगी, पर वो काला साया आज भी उसकी परछाइयों के साथ है। अब पुरानी जिया अपने भाई के पास वापस तो आ चुकी थी, पर उस शांत साये के साथ। आज वो सामान्य जिंदगी तो जी रही है, पर वो काला साया आज भी उसे किसी के भी करीब नहीं जाने देता। ये लो अपना पेन, बालों में लगा के रखा था, मुझ पे चिल्लाती। जावेद, सॉरी, मैं काम में इतनी स्ट्रेस हो जाता है कि ध्यान नहीं रहता। मैं नहीं बोलूंगा। हो गया ना, सॉरी, बोलो ना। क्या? अरे ना, मैं नहीं बोलूं। तुम ऐसे नाराज कैसे हो सकते हो? हूँ। ठीक है। मेरी ज़िंदगी में उससे फ़र्क बहुत आया। ये सब चीज़ें होने के बाद सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मैंने इन सब चीज़ों को एहसास किया। तो वो जो एहसास, जो वो पल थे, वो आज भी मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ, जानती हूँ। तो डर अभी भी लगता है, अभी भी मालूम है कि वो मेरे साथ में है। तो नॉर्मल ज़िंदगी तो मैं नहीं जी सकती, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, मेरी लाइफ जैसी भी है, अच्छी बुरी जो भी है, जी रही हूँ, खुश हूँ किसी हद तक। जब तक मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी तब तक वो मुझे खुश रहने देगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। चाहे मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी आऊँ जाऊँ, कहीं पे भी रहूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फ़र्क मुझे इस बात से पड़ेगा कि मैं किसी के करीब जाऊँ या कोई मेरे करीब आए। बाकी मेरी नॉर्मल ज़िंदगी है, जैसे मैं जीती हूँ वैसे जी रही हूँ, खुश रहती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, सब नौकरी नॉर्मल जॉब करती हूँ, आती जाती हूँ, कोई तकलीफ़, वैसी कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ सिर्फ एक बात की है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि रात में वो मुझे परेशान करता है, कई बार होता है कि वो मेरे को सपने में या
जब रात के 1-2 बज जाते हैं तो वो मुझे महसूस होता है। लेकिन ये है कि ठीक है, जो भी है वो मेरी ज़िंदगी का सच है, उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा अक्सर देखा गया है जहां जिन्न जैसी शक्तियां बहुत से मासूमों को अपना शिकार बनाती हैं। ये शक्तियां क्यों, कैसे, किस कारण किसी को अपने वश में करती हैं, इसके भी जाने कितने कारण हैं। कभी ऐसी शक्तियां किसी की जिंदगी तबाह कर जाती हैं, तो कभी यही शक्तियां किसी पर मेहरबान हो जाती हैं। इस केस में जिया की जिंदगी बहुत हद तक बर्बाद हो गई, फिर भी एक उम्मीद ने उसकी जिंदगी को बाकी रखा। एक हंसती खेलती लड़की एक जिन्न का शिकार बन चुकी थी, जो आज भी अपने होने की निशानदेही कर जाता है। मौलाना ने जिन्न को शांत तो करा दिया, पर जिया आज भी एक डर के साथ जी रही है।